सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया है। जब कोई साइकिल सवार, मान लो कोई साइकिलिस्ट है, वो किसी मोड़ पर से होकर गुजरता है, मतलब टर्न्स में से होकर जब अपनी साइकिल लेके चलता है उस पर बैठ के, और वो किसी मोड़ में से होकर गुजरता है, तो आपने देखा होगा कि जब वो मोड़ में से गुजरता है, टर्न लेता है, तो वो अंदर की तरफ झुक जाता है। अंदर की तरफ क्या होता है, मोड़ के जो टर्न्स होता है, जैसे टर्न जैसा है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, वो अंदर की तरफ झुक जाता है। क्यों झुकता है उसका हम कारण भी देखेंगे, साथ में उसके लिए एक सूत्र की स्थापना करेंगे जो कि कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। 11th के साथ साथ जो भी कंपटीशन होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है, सर्कुलर मोशन करती है, इस प्रकार से वृत्त में घूमती है, तो क्यों घूमती है? क्योंकि उसके लिए कोई कोई बल लगेगा, चाहे वो आकर्षण बल का हो, घर्षण बल हो, किसी कारण से भी घूम रही हो, तो उसके लिए क्या होता है कि घुमाने के लिए रिजल्टेंट बल लगता है, जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जैसे मान लो कि वस्तु घूम रही है, तो ये घूम रही है जिसकी दिशा बार बार क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे इसमें पता रखा कि इसमें दिशा होती है, बार बार चेंज होती रहती है, और उस दिशा के चेंज होने के कारण से उसके वेग में परिवर्तन होता है, और उस वेग में परिवर्तन मतलब चेंज इन वेलोसिटी होती है, और यदि वेग में परिवर्तन होता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, और वो त्वरण जो होता है, वेग में परिवर्तन को हम त्वरण बोलेंगे, और वो त्वरण के कारण से फोर्स लगता है, बल लगता है, और उस बल को ही हम अभिकेंद्री बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो ये चीज नोट कर लेना कि जब भी कोई वस्तु, ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर मोशन वृत्ताकार मार्ग पर यदि घूम रहा है, गति कर रहा है, तो उसके केंद्र की ओर, सेंटर टुवर्ड द सेंटर, केंद्र की ओर एक फोर्स लगेगा, इस बल लगेगा, और उस बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो साइकिल सवार भी जब किसी मोड़ पर से गुजरता है, किसी मोड़ को पार करता है या वो टर्न लेता है, तो उस कंडीशंस में उस पर भी एक फोर्स लगता है, बल लगता है, और उस बल को संतुलन करना बहुत जरूरी रहता है, और नहीं तो क्या हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे, तो उस बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो एक चीज नोट कर लेना, जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, चाहे साइकिल सवार हो या कोई भी गति कर रहा हो सर्कुलर पाथ पर, तो उस पर एक बल लगेगा, उस बल को हम अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब ये बल की जो दिशा होती है हमेशा केंद्र की ओर होती है, और यदि बल नहीं लगेगा तो वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं कर सकती है। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स यदि एब्सेंट है, नहीं लग रहा है, तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करेगी, वो सीधे निकल जाएगी। यदि आप नहीं मुड़ोगे, वृत्ताकार मार्ग पर यदि गति करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा उस मोड़ को पार करते समय। और यदि आप नहीं झुक रहे हो, वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं होगी, तो सीधे हम निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक रस्सी से हमें पत्थर बांध के घुमा रहे हैं, और जैसे रस्सी टूट जाती है, मान लो कि ये रस्सी यहाँ पे टूट जाती है, यहाँ पे टूट जाती है, कि पत्थर क्या होगा, इस डायरेक्शन में चले जाता है। क्यों? क्योंकि रस्सी को घुमाने के लिए अभिकेंद्री बल जो घूम रहा था, जिसको हम अभिकेंद्री बल कहते हैं, उसको टेंशन घुमा रहा था, उसका रस्सी का जो तनाव बल होता है वो उसको घुमा रहा है, और तनाव जैसे ही खत्म हुआ, टेंशन खत्म हुआ, तो उसका जो तनाव बल होता है खत्म हो जाता है, तो उस स्थिति में अभिकेंद्री बल भी खत्म हो जाता है, वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करती है। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि जो फार्मूला होगा अभिकेंद्री बल का, वो हम देखेंगे। जैसे साइकिल, यदि हम सीधी सीधी साइकिल चलाते हैं तो हमको अभिकेंद्री बल की आवश्यकता नहीं होती, अपने को झुकना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा भार नीचे की ओर, और पृथ्वी क्या करती है, हमको ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब हम झुकेंगे तो हमारे झुकने के कारण से, हम वृत्ताकार मार्ग पर गति करेंगे तो हमको झुकना पड़ेगा, और उस झुकने के कारण से क्या होगा, अभिकेंद्री बल लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और उस कंडीशन में हम मान फाइंड करेंगे। यदि सीधे सीधे जा रहे हैं तो कोई अभिकेंद्री बल नहीं लगेगा, क्योंकि हम वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करते, सीधे सीधे जाते हैं स्ट्रेट लाइन। और जैसे हमारे पास कोई टर्न आ गया, मोड़ आ गया, तो फिर अपने को झुकना पड़ेगा, और उस कंडीशन में ही अभिकेंद्री बल लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। तो यहाँ एक डायग्राम बना रखा हमने कि ये साइकिल है हमारे पास, इसका एक पहिया है, तो ये जो पहिया होता है, इस पहिए सहित, या मान लो कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इस स्थिति में इस व्यक्ति का जो भार होगा जनक, वो नीचे की ओर होता है। किसी भी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर लगता है, अपने पता होना चाहिए। और साइकिल सवार सहित, मान लो कि साइकिल है,
और ये साइकिल सवार से कि पहिया यहाँ आ रहा है। तो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम कहता है कि यदि इसका भार नीचे की ओर लग रहा है, साइकिल सवार सहित साइकिल का भार नीचे की ओर लग रहा है, तो न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या होता है? तो इसका प्रतिक्रिया बल, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा। जैसे हम पृथ्वी पर बल लगा रहे हैं तो पृथ्वी भी हमारे ऊपर बल लगाएगी ऊपर की ओर। यदि दोनों बल बराबर होंगे फोर्स, तभी हमें बैलेंस दे सकते हैं, संतुलन की स्थिति में दे सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, नहीं तो यहाँ बैलेंस नहीं रह पाएंगे। तो जितना बल ये साइकिल सवार नीचे लगाएगी उतना ही बल पृथ्वी क्या करेगी? इसके ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगी। प्रतिक्रिया बल को हम आर से प्रदर्शित करेंगे, रिएक्शन, ये कहलाता है प्रतिक्रिया बल, आर प्रतिक्रिया बल। ये प्रकृति का नियम है, जितना बल हम किसी वस्तु पे लगाएंगे वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना बल लगाएगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जितनी आप एक्शन करोगे उतनी रिएक्शन भी होगी, जितना फोर्स आप लगाओगे वो भी हमारे ऊपर उतना फोर्स लगाएगी। इसका जो हमारे पास में जो फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब इसको हम क्या करें? कंपोनेंट्स करें, दो घटकों में विभाजित करें। इस प्रतिक्रिया बल को हम दो घटक करें, कंपोनेंट्स करें। एक घटक ये वाला जो साइकिल सवार की दिशा में आर cos थीटा, और एक घटक इसके परपेंडिकुलर आर sin थीटा वाला। तो प्रतिक्रिया बल को हम दो घटकों में विभाजित कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स में डिवाइड करें। कौन कौन से? आर cos थीटा इस साइकिल सवार की दिशा में, और आर sin थीटा इसके परपेंडिकुलर। जहाँ थीटा बनता है उस वो कंपोनेंट हम आर cos थीटा लेते हैं, और जहाँ पर थीटा नहीं बनता है वो कंपोनेंट हम आर sin थीटा के लेते हैं। इस तरह को इसको याद रखना है। थीटा यहाँ बन रहा तो ये आर है, थीटा यहाँ बन रहा ये वाला थीटा, तो ये वाला इस डायरेक्शन में थीटा है, इसका कौन सा होगा? आर cos थीटा। इधर थीटा नहीं बन रहा है, ये आर sin थीटा होगा। इस तरह से दो कंपोनेंट्स कर लिया, दो घटक इसको विभाजित करें। किसको? प्रतिक्रिया बल को दो घटकों में विभाजित करते हैं हम। आर cos थीटा जो कि साइकिल सवार के दिशा में होता है, और आर sin थीटा साइकिल सवार के लंबवत घटक होता है। अब देखो ये जो साइकिल सवार से साइकिल का भार, ये ऊपर लग रहा बल और ये नीचे लग रहा भार इसका mg, तो इसका भार हमेशा किधर लगेगा? नीचे। ये भार इसका वेट, ठीक है, भार। तो बैलेंस कंडीशंस में क्या होगा कि जो आर cos थीटा होता है ये किसके द्वारा बैलेंस होता है? mg के द्वारा। आर cos थीटा जो होता है इक्वल टू mg होता है। देखो बैलेंस कैसे करना? ऊपर वाला इधर और नीचे वाला इधर, ये दोनों इक्वल होंगे तभी बैलेंस होगा। जितना mg होगा उतना उतना आर cos थीटा होगा, तब हम बैलेंस कंडीशन में तो फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। दूसरा ये वाला sin थीटा वाला फैक्टर्स जो कि साइकिल सवार को क्या कर रहा है? झुकाने का काम कर रहा है, थीटा एंगल से ये झुकाने का काम है। तो ये आर sin थीटा जो होता है ये कौन सा फोर्स होता है? जो उसको क्या करता है? बेंड करता है, झुकाने का काम करता है। और झुकाने वाला जो फोर्स होता है उसको हम सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्रित बल कहते हैं। तो ये आर sin थीटा होगा, ये साइकिल सवार को बेंड करने का काम करेगा, और ये किसके इक्वल होगा? mv²/r। ये कहलाता है अभिकेंद्रित बल, सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रित बल के बराबर। तो क्या करना है? आर cos थीटा mg की इक्वल कर देना, और आर sin थीटा जो कि वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर गति करवाएगा क्योंकि ये झुकाने वाला फोर्स है, और उस फोर्स को हम अभिकेंद्री बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये वाला जो आर sin थीटा फैक्टर्स होगा, आर sin कंपोनेंट्स होगा, ये अभिकेंद्री बल के बराबर होगा, mv²/r के बराबर होता है। ये अभिकेंद्री बल का फार्मूला होता है mv²/r। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम क्या करें? इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करें, सेकंड डिवाइड होगा फर्स्ट, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। आर sin थीटा अपॉन आर cos थीटा इक्वल टू mv²/r अपॉन mg, m से कैंसिल, आर से अपन sin थीटा के cos थीटा tan थीटा हो गया इक्वल टू v²/r, v²/r। इस तरह से tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा v²/r। tan थीटा इक्वल टू v²/r होता है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि थीटा का मान कम से कम होना चाहिए,
यानी जब आप मोड़ पार करते हो तो कम से कम झुकना, यदि ज़्यादा झुक जाओगे तो फिसल जाओ। तो थीटा का मान कम से कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वेलोसिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेग का मान कम होना चाहिए। थीटा के मान कम के लिए, थीटा का मान यदि कम करना है, पहली कंडीशन थीटा का मान कम होना चाहिए। क्यों, यदि ज़्यादा झुकोगे तो गिर जाओ। तो थीटा का मान कम करने के लिए क्या होना पड़ेगा, v का मान कम होना चाहिए, v का मान कम होना चाहिए। कम मतलब जब आप मोड़ पार कर रहे हो तब आपकी स्पीड कम होना चाहिए, यानी स्पीड कम कर लेना चाहिए। दूसरा रेडियस, रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यदि r का मान ज़्यादा होगा तो थीटा का मान कम हो जाएगा। तो r का मान ज़्यादा होना चाहिए, r का मान अधिक होना चाहिए। यानी कहने का मतलब रेडियस, लंबी रेडियस के ऊपर अपने को टर्न लेना है, यानी अपने को ज़्यादा मोड़ के जाना है, ऐसा नहीं पास से हम बैठ हो जाए। तो अपने को टर्न लंबा लेना है, रेडियस का मान ज़्यादा रखना है। तो एक चीज़ नोट कर लेना, किसी भी साइकिल सवार को यदि मोड़ को सुरक्षित पार करना है, सही ढंग से मोड़ पार करना है, वो फिसले नहीं, गिरे नहीं, इसके लिए दो कंडीशंस। क्या, पहला वेग यानी वेलोसिटी उसकी कम कर लेना चाहिए। v का मान यदि कम होगा तो थीटा का मान भी कम होगा, थीटा का मान कम होगा तो अपने को कम झुकना पड़ेगा, और कम झुकना पड़ेगा तो हम गिरेंगे नहीं। दूसरा रेडियस, रेडियस ज़्यादा होना चाहिए, रेडियस ज़्यादा होगी तो थीटा का मान कम होना चाहिए। यानी आपको कुल मिला के क्या होना चाहिए, थीटा का मान कम लाना। तो कम लाने के लिए दो कंडीशंस, क्या, एक तो v का मान कम और r का मान अधिक होना चाहिए। r अधिक मतलब आपको लंबा टर्न लेके टर्न को पार करना। यदि छोटा टर्न लेंगे तो रेडियस कम होगी, त्रिज्या कम होगी, त्रिज्या कम होगी तो कोण का मान ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा r और थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। r का मान अधिक तो थीटा का मान कम, r का मान कम तो थीटा का मान अधिक, और ये समानुपाती होते हैं। v का मान अधिक तो थीटा का मान भी अधिक, v का मान कम तो थीटा का मान भी कम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि v का मान कम होना चाहिए ताकि थीटा का मान कम हो। थीटा क्यों कम रखना, क्योंकि अपने कम झुकना है, ज़्यादा झुकेंगे तो गिर जाए, स्लिप हो जाए। r का मान अधिक क्यों रखना है, क्योंकि थीटा का मान कम रखना है। दोनों कंडीशन में थीटा का मान कम रखना है, और ये कब कम होगा, जब v का मान कम, यानी मोड़ पार करते समय साइकिल सवार को अपना वेग कम करना है। दूसरा r का मान अधिक होना चाहिए, उसको लंबा घेरा बनाकर यानी राउंड लगा, लंबा राउंड लगाकर उसको पार मोड़ करना है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।